हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता बल्कि कल्चर और ट्रेडिशन भी शेयर करता है, आज लिटरली जल रहा है। सोशल मीडिया पे सर्कुलेट ये पिक्चर्स और फुटेजेस तो आपने देखे ही होंगे। वेलकम टू तन्वी इनसाइट्स, और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि नेपाल में आखिर सिचुएशन क्या है, उसका रीजन क्या है और इसका इम्पैक्ट नेपाल की पॉलिटिक्स पर और वर्ल्ड पर क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज ये सिचुएशन है कि नेपाल की पार्लियामेंट में आग लग चुकी है, वहां के मिनिस्टर्स के घर जल चुके हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि अनार्की आ चुकी है। लेकिन इन सब के पीछे कारण था सोशल मीडिया के ऊपर बैन। क्या सोच रहे हैं कि एक सोशल मीडिया के ऊपर बैन देश में आग लगा सकता है? बिल्कुल हाँ। कहानी शुरू होती है 8 सितंबर से, वो दिन जब लाखों प्रोटेस्टर्स, पीसफुल प्रोटेस्टर्स, यंगस्टर्स या जिसे हम जेनजी जनरेशन जेड कहते हैं, वो सड़कों पर आ चुकी थी। इन्होंने डिसाइड किया कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन किसके खिलाफ? सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ। वो लोग सड़कों पर आए, उनके हाथ में नेपाल का नेशनल फ्लैग था, जुबान पर वहां का नेशनल एंथम था और स्लोगन्स रेज हो रहे थे जो था कि स्टॉप सोशल मीडिया बैन और स्टॉप करप्शन। लेकिन सरकार ने आखिर ऐसा क्या किया जो लोग सड़कों पर उतर आए? 4 सितंबर की बात है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि यहाँ पर चलने वाली सोशल मीडिया एप्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इससे भी ज्यादा 20 और एप्स हैं जिनको बैन कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये खबर यंगस्टर्स के पास पहुंची, उनका गुस्सा लाजमी था, क्योंकि कई दिनों से नेपाल में एक चीज ट्रेंड कर रही थी, वो था #नेपो करप्शन या फिर #नेपो किड्स। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, हमें ये तो पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नेपाल के इतिहास में रही है। अब हुआ ये कि जब से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की जगह डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बना है, तब से देखा गया है कि करप्शन बहुत ज्यादा होने लगा। वहां के जितने मिनिस्टर्स थे, उनके जो बच्चे हैं वो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, वहीं ब्रांडेड सामान का यूज कर रहे हैं। तो कुछ समय से सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत सर्कुलेट होने लगा। जब यंगस्टर्स ने उन फोटोज को अपलोड करना शुरू किया और हैशटैग का यूज करना शुरू किया, गवर्नमेंट सतर्क हुई और गवर्नमेंट ने सोचा कि सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाना ही एक उपाय है। लेकिन यंगस्टर्स ने इसे सेंसरशिप की तरह लिया। उन्होंने कहा कि इससे तो हमारा फ्रीडम और स्पीच और एक्सप्रेशन छीना जा रहा है, क्योंकि अगर यूथ के लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो आवाज उठा सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है। उसको बैन करना इनडायरेक्टली हमारी राइट्स और हमारे फ्रीडम को छीनना होता है। अब 8 सितंबर को जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो वो शुरुआत में पीसफुल था, धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, लोग बढ़ने लग गए, यंगस्टर्स बढ़ने लग गए और हमने ये देखा कि सभी लोग पार्लियामेंट तक पहुंच गए। जैसे ही पार्लियामेंट तक पहुंचे, सरकार घबराई। सरकार ने पूरा चार्ज पुलिस को दे दिया, हालांकि उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है देश में, राइट? अब उन्होंने जब पुलिस को ये चार्ज दिया तो भाई सिचुएशन बिकेम वर्स्ट, क्योंकि इन्होंने टीयर गैस यूज किया, राइट, वाटर कैनन्स का यूज किया, लाठी चार्ज करना शुरू किया उन पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर जो पीसफुली अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रख रहे थे, ये रीजन देकर कि इनमें कई लोग इन्फिल्ट्रेटर्स थे और सरकार के लिए और देश के लिए खतरा थे। और फिर क्या? देश में सबसे बड़ा शॉक, इन्होंने ओपन फायरिंग शुरू करी और ये फायरिंग कोई वार्निंग फायरिंग नहीं थी, बल्कि इंटेंशनली रेडी टू किल, शूट टू किल फायरिंग थी। क्योंकि जब भी पुलिस ऐसा कुछ फायर करती है तो यूजुअली पैर में किया जाता है, लेकिन इन्होंने जो फायरिंग करी वो लोगों को सीधा सीधा मारने के लिए करी थी। इस दौरान 19 लोगों की जान गई, 400 से ज्यादा लोग वाउंडेड हुए, राइट? उस 19 लोगों में ऐसे भी फुटेजेस आए हैं जो हमारे लिए दर्दनाक है। उसमें एक छोटा सा बच्चा था जिसकी फायरिंग जान चली गई। और ये सब देखने के बाद क्या आपको लगता है आवाज रुकनी थी? बिल्कुल भी नहीं। ये सब देखने के बाद यूथ ने पार्लियामेंट में आग लगा दी। यही नहीं, मिनिस्टर्स की बिल्डिंग जलाई गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जलाई गई, पार्लियामेंट में आग लगा दी गई और सिचुएशन ये बनती है कि प्राइम मिनिस्टर केपी ओली के घर में भी आग लगा दी जाती है। इसके बाद अब सरकार मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि आवाज बढ़ती जा रही थी। सरकार ने मजबूरी में आके ये डिसीजन लिया कि उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऐसे कई सारे एप्स पर, उसको वो लिफ्ट कर देंगे, उसको वो हटा देंगे। लेकिन अब डिमांड बदल चुकी है। अभी तक यूथ जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो डिमांड कर रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर बैन हटना चाहिए, उनका गुस्सा कहता है कि अब हमें सिस्टम बदलना है। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी कि आखिर पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ वायलेंस कैसे हुआ। लेकिन ये आवाज दबनी नहीं थी। अब डिमांड थी सिस्टम बदलने की, अब डिमांड थी
करप्शन करने की। देखिए, अगर हम कुछ 15 साल का इतिहास उठा करके देखें तो 12 सरकार आ चुकी है नेपाल में, जो हमें बताता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी है। लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया के दौरान सिर्फ और सिर्फ अपलिफ्ट हुआ है, लेकिन गुस्सा किसी और चीजों का था। सालों से इकट्ठा हुआ ये जो प्रेशर है वो विसल आउट होने लगा। लोगों का कहना था कि यहाँ जितने मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, वो करप्शन इतना ज्यादा कर रहे हैं कि देश में एजुकेशन, देश में एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम उनके बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके बैकग्राउंड को उठा करके देखेंगे तो वो फॉरेन कंट्रीज में एजुकेट हो रहे हैं, वो ब्रांड्स का मजा उठा रहे हैं। ये वही पैसा है जो नेपाल के टैक्स पेयर हैं। तो अब उनकी डिमांड थी करप्शन को खत्म करना, सिस्टम को बदलना, टाइप ऑफ गवर्नमेंट को बदलना। इन सब चीजों का रिजल्ट ये आता है कि उनके अपोलोजाइज करने के बाद भी 9 सितंबर को ऐसी सिचुएशन बन गई जिसके चलते प्रधानमंत्री ओली को रिजाइन करना पड़ा। देखिए, अब थोड़ा सा सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल अगला श्रीलंका या बांग्लादेश बनने वाला है, क्योंकि श्रीलंका की सिचुएशन सब जानते हैं। वहां मेजोरिटेरियनिज्म के चलते जो दबाया गया था तमिलियंस को, वो प्रोटेस्ट किया करते थे। वहीं अगर हम बांग्लादेश की सिचुएशन जाने तो शेख हसीना के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने तो लोगों को टेररिस्ट ही घोषित कर दिया था। कम से कम यहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी कि केपी ओली अपनी गलती मान रहे थे, राइट। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जनता पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है और हम पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ उस चीज के खिलाफ हैं जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो रही है। देखिए, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट का बिल्कुल साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि श्रीलंका और बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत अलग है राइट नाउ जो सिचुएशन नेपाल में है, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है जेनजी यानी कि यंगस्टर्स के द्वारा की गई है। जेनजी ने ये दिखा दिया है कि कैसे अपनी डिमांड्स को रख सकते हैं। उनका ये कहना था कि अगर हम चिल्लाएंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी, और लिटरली पूरी दुनिया सुन रही है और पूरी दुनिया देख रही है कि इस समय पर नेपाल किस तरीके से चल रहा है। देखिए, हमेशा एक कोट मेरे मन में आता है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। बिल्कुल वही सिचुएशन है। कोई पहली बार नहीं है नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। नेपाल में पहले मोनार्की के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ है। अब वही सिचुएशन बन रही है जो हमें क्लियर कट रियलिटी दे रही है कि कहीं ना कहीं लूप होल जो है वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में है, राइट। अगर आप अपनी पॉपुलेशन को एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे तो गुस्सा इसी तरीके से निकलेगा। और वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था उनके खिलाफ। जो आपका रवैया रहा वो बिल्कुल गलत था। लेकिन इसके साथ साथ इन पिक्चर का दूसरा पहलू भी है। जब भी किसी देश में ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट तो देखिए आती और जाती रहती है, जो रह जाता है वो सिर्फ देश रह जाता है। आज जो सिचुएशन नेपाल में रही है, अगर वो लंबे समय तक चलती है, क्योंकि एनार्कियल सिचुएशन मतलब देश में कोई नहीं, और जब देश में कोई नहीं होता तो मनमानी तरीके से देश चलने लगता है। मैं जानती हूँ कि वहां पर कई लोग ऐसे होंगे जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो सिचुएशन को और भड़काने की कोशिश करेंगे। तो जो पीछे रह जाएगा वो देश रह जाएगा, सरकार तो आएगी और जाएगी। हम सोच सकते हैं कि हाँ, ये एक नई शुरुआत हो सकती है नेपाल के लिए। अब जो गवर्नमेंट बनेगी वो जेनजी यानी कि यंगस्टर्स की कुछ डिमांड्स पर बनेगी। उन्हें एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चाहिए जो फोकस करे पब्लिक फैसिलिटीज के ऊपर, ना कि सेल्फ फैसिलिटीज पर, जो अभी तक नेपाल में हो रहा था। होपफुली उनकी ये सारी डिमांड्स पूरी हो और अब जो रिपब्लिक नेपाल बने वो एक नया नेपाल बनकर हम दुनिया के सामने नजर आए। दोस्तों, इस बार जेनजी ने प्रूव कर दिया कि अगर आप सोशल मीडिया पर बैन लगाएंगे, सेंसरशिप पर बैन लगाएंगे, तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो वो उठाकर दुनिया को प्रूव कर सकते हैं कि आप कहां पर गलत हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ नेपाल के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक नया एग्जाम्पल सेट करेगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। सो आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तन्वी इनसाइट्स हमेशा आप लोगों के लिए रहेगा। सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं ऐसी और स्टोरीज आपके सामने लाती रहूं। थैंक यू।